तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज ऑफ एग्जाम PST which happens after clearing the written examinations. So if you are here, we have already cleared the written examination of CAPF, so huge congratulations for that. आज हम बात करेंगे PST के बारे में, विच इज़ बेसिकली फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो पहले कंटेंट देख लेते हैं वीडियो का कि क्या क्या बात करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अटेंड किया हुआ है PST। फिर देखेंगे PST PET क्या है, फिर प्रोसेस इन्वॉल्व क्या है, और मैंने जो PST दिया था वो SSB गोरखपुर में दिया था, तो वहाँ पे क्या कंडीशंस थी, कैसा था सब कुछ, एंड लास्ट ईयर पैटर्न क्या था, और अभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं, आप लोगों को पता होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट कि वाई इज़ मी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लास्ट ईयर SSB गोरखपुर पे जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के टाइम आपको एक चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है, तब का है ये। और जब ये फिजिकल हो चुका था तब का है, काफ़ी लोग टाइम लिया था लास्ट टाइम। और उसके बाद ये मैंने इंटरव्यू अटेंड किया था UPSC भवन में, तब की फ़ोटो है। तो दिस इज़ जस्ट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम माई साइड कि आई हैव फुल नॉलेज, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग इट हियर फॉर एक्सपीरियंस पर्पज़। नाउ विल सी व्हाट इज़ PST और PET। तो हम लोगों को पता है कि इट इज़ कॉल्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वेयर दे बेसिकली टेस्ट देयर फिजिकल एबिलिटी, कि आप फिजिकली फिट हैं और सब कुछ कैपेबल हैं हैंडल करने के लिए। अब देखते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले एंट्री होती है आपकी, नॉर्मली 7 AM टाइम लिखा होता है, तो थोड़ा लेट भी हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स आप अपने साइड से डिले नहीं करना चाहेंगे तो टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ आता होता है वहाँ पे। उसके बाद 100 मीटर्स, फिर 800 मीटर्स, फिर लॉन्ग जंप, उसके बाद शॉर्ट पुट, ये 4 इवेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके टाइम ही आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, और बारी बारी से आपको मल्टी स्टेप प्रोसेस में, लाइक सबसे पहले जो वहाँ जवान रहेगा वो आपको वेरीफाई करेगा, उसके बाद जो असिस्टेंट कमांडेंट रहेंगे, फिर कमांडेंट रहेंगे, इस तरीके से। तो हम अभी इस इवेंट से फोकस करते हैं कि इवेंट्स में कैसे होता है, क्या होता है, और हमको क्या ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग को पता है ऑलरेडी कि 4 इवेंट्स होते हैं। 100 मीटर्स का जो 16 सेकंड में कंप्लीट करना है, एंड मस्ट बी कंप्लीट इन 18 सेकंड बाय फीमेल्स। सिमिलरली 800 के लिए 3:45 मिलता है, उनको 4:45। और लॉन्ग जंप के लिए हमको 3.5 मीटर करना है, और लड़कियों को 3 मीटर। और शॉर्ट पुट का जो 7.26 kg का होता है, उसको 4.5 मीटर फेंकना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को ध्यान रखना है नॉर्मली, स्पेशली CSE वालों को, क्योंकि डिफेंस वाले जो बच्चे रहते हैं ऑलरेडी वो प्रिपेयर करके आए होते हैं, तो उनके लिए तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट उनको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो 100 मीटर्स का हम लोग बात करेंगे, 100 मीटर हम लोग को 16 सेकेंड में भागना होता है। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं कि टाइम बहुत कम रहता है, और हम लोगों को पढ़ते पढ़ते उतना फिजिकल एक्टिविटी की आदत भी नहीं रहती है, तो 100 मीटर 16 सेकेंड में भागना थोड़ा सा टफ होता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई मार्जिन ऑफ एरर का चांस नहीं है। मार्जिन ऑफ एरर इन द सेंस कि आप लेट नहीं भाग सकते हैं, कि आप वो उसने जब क्लैप किया उसके जस्ट बाद ही भागना है, बीच में आप गिर नहीं सकते हैं। जैसे मेरे टाइम एक कैंडिडेट गिर गया था ट्रैक पे ही, फिर उठने में ही आपको 2-3 सेकंड जाएंगे, तब तक तो 100 मीटर कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए पूरा आपको फोकस्ड रहना है, ध्यान रखना है कि आप ये तो बिल्कुल करें ही करें, और इसके लिए तो ऑफकोर्स प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। बट 800 मीटर्स के लिए कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है वहाँ पे। सबसे पहले मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि ये क्वालिफिकेशन है, कंपटीशन नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ऑलरेडी आपने कम्पीट किया हुआ है, रिटन एग्जामिनेशन में आपने कम्पीट किया हुआ है, हम इंटरव्यू में कम्पीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई करना है। लेट से अगर आठ बच्चे, 8 कैंडिडेट्स एक ट्रैक में अगर दौड़ रहे हैं, तो आपको फर्स्ट सेकेंड नहीं लाना है, आपको बस क्वालिफाई करना है। और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे जो साथ में ग्रुप में बच्चे थे, उनमें दो कैंडिडेट जो थे वो थोड़े हैवी वेट के थे, तो वो बहुत मतलब शुरू में बहुत तेज़ी से भागे, बट लास्ट में जाते जाते वो काफ़ी पीछे रह गए। इवन मैं उनसे पीछे था, लेकिन मैं कंप्लीट कर लिया, वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप स्टार्ट स्लो करो और पेस अपना धीरे धीरे बढ़ाओ। और वो ऑलरेडी वहाँ पे टाइम बोलते रहते हैं, जैसे 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 2.5 मिनट, 3 मिनट, ऐसे वहाँ पे अनाउंस करते रहते हैं। तो टाइम फोकस करके आपको कवर करना है। लास्ट में धीरे धीरे क्या करना है, जब लास्ट में आपको 200 मीटर 300 मीटर बचे, तो स्टेप्स को बढ़ा देना है, स्टेप्स बड़े बड़े लेने हैं ताकि आप जल्दी कवर कर सको। लॉन्ग जंप के लिए प्रिकॉशन क्या लेना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कस्टमाइज रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि सभी बच्चे काफ़ी दूर से भाग के आते हैं, तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो ऑफकोर्स आपके लिए तो बेस्ट है, जैसे आपको ठीक लगे वैसा करो। बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कहाँ से भागना है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आते हैं और फिर जंप करते हैं, बट मेरा ऐसा था कि मैं शॉर्ट डिस्टेंस से आता था फिर जंप करता था। लॉन्ग डिस्टेंस से आने पे मेरी एनर्जी काफ़ी लूज हो जाती थी, मैं जंप नहीं कर पाता था। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
और शॉर्टपुट में एक प्रिकॉशन जो कि मैंडेटरी था कि आपको जो आपने अगर कोई भी स्पोर्ट्स खेला तो आपको पता होगा कि यहाँ से अगर शॉर्टपुट आपको थ्रो करना है तो ये इस आगे की लाइन से आपको बाहर नहीं आना है। आगे की लाइन से बाहर आने पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, भले ही आपने लाइन क्रॉस कर ली हो। ये वाली लाइन में 4.5 मीटर वाली, ये वाली लाइन आपको इधर से नहीं आना है, तो आप पीछे से आएंगे। और यहाँ पे अटेम्प्ट्स का बात करें, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का, तो 3 अटेम्प्ट्स तीनों में मिलते हैं, 3 चांसेस, सॉरी मीन्स दोनों में। यहाँ पे कोई चांस नहीं मिलता है, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो तो डिस्क्वालीफाई हो गए, यहाँ पे भी कोई चांस नहीं मिलता है। और यहाँ पे 3 चांसेस मिलते हैं, और यहाँ पे भी 3 चांसेस मिलते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर एक बार में नहीं कर पाया, जैसे लास्ट टाइम मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में किया था, फर्स्ट वाले में नहीं आया था, सेकेंड चांस में किया था। तो ये बात हो गई। और यहाँ पे आपको एक फैक्ट ये भी बता दूँ कि फिजिकल को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कितने भी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं रिटेन में, आप तुरंत यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और लास्ट ईयर तक तो डेटा यही था कि फिजिकल, पीएसटी और मेडिकल को मिला के लगभग 50% बच्चे बाहर हो जाते थे, 50% कैंडिडेट्स बाहर हो जाते थे। तो आप ये नंबर्स देख सकते हैं कितनी ह्यूज हैं। तो इसलिए आपको ये लाइटली नहीं लेना है, अपना 100% देना है। और अभी तो वैसे चेंज हो गया कि मेडिकल इंटरव्यू के बाद में होगा, वो हम भी देखेंगे। तो यहाँ तक तो आपको मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा काफ़ी क्लियरली। अब एक चीज़ मैं अपने साइड से बताना चाहूँगा कि जो बाकी मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि रिटेन क्वालिफाई होने के बाद जो रिटेन एग्जामिनेशन होता है उसको क्वालिफाई करने के बाद ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप होता है कि टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, या कोई भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करते हैं। और या फिर गोरखपुर पीएचडी या पीएचडी सर्च करोगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप बना होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत लोग फियर मॉन्गर्स रहते हैं कि बहुत फियर क्रिएट करेंगे कि यार ट्रैक जो है वो गीला है, तो पैर नहीं उठ पा रहे थे, तो काफ़ी लोग स्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे, और थोड़ी भी लीनियंसी नहीं है, और बहुत मतलब तुम तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे। लेकिन रियलिटी मैं बताता हूँ, रियलिटी जो जो जवान्स होते हैं वो तो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, और जो ट्रैक रहता है वो भी काफ़ी सही रहता है। सही इन द सेंस कि झंडे वंडे लगे रहते हैं, चूना वूना पूरा लगा रहता है, तो थोड़ा फील आता है दौड़ने में, थोड़ा लगता है कोई स्टैंडर्ड चीज़ हो रही है। ऊपर से कैमरा, हर हर जगह पे आपको कैमरा दिख जाएगा, सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं, तो यहाँ पे कोई पार्शियलिटी या बैसनेस का भी कोई चांस नहीं रहता है। कभी कभी हो सकता है कि मौसम थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाए तो बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, बट इतना भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं था मेरे टाइम। तो मेरे टाइम में भी बहुत सब करते थे कि ऐसा है वैसा है। अगर आपने थोड़ा भी प्रैक्टिस किया है तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। स्पेशली मैं बोलूँगा अगर 100 मीटर्स आपने क्लियर कर लिया है तो 800 मीटर्स आपको बस पेशेंटली बस दिमाग में रखो कि आपको 3.45 सेकेंड के लिए कंटिन्यूसली रन करना है, आपको दौड़ते रहना है। अगर रुकने का भी मन करे तो आपको दौड़ते रहना है, भले ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ कुछ भी हो जाओ। अगर आपके दिमाग में ये है कि यार बस 3 मिनट तो दौड़ना है मेरे को, तो 3.5 मिनट, तो इतना आप इजीली, बहुत इजीली कर सकते हो। तो यहाँ तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया था। लास्ट टाइम एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था तो मेरे को थोड़ा हार्ड लग रहा था, बट जब मैंने किया तो पता लगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। लास्ट में देखते हैं कि एसएसबी गोरखपुर में मेरा था क्योंकि, तो उसके मैं बारे में थोड़ा बताऊंगा कि इसका ग्राउंड ओवरव्यू क्या था, कैसे था। तो एसएसबी गोरखपुर सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हो। मैक्सिमम लोग जो बाहर से आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं रेलवे स्टेशन पे ही। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि सारे रोड्स, होटल्स जो हैं एकदम रोड पे हैं, तो बहुत शोर आता है। हो सकता है आपके अभी मेरे माइक में भी काफ़ी शोर आ रहा हो, काफ़ी नॉइज़ आता है। तो मैक्सिमम लोग तो होटल, मतलब मैं तो होटल में ही रहता लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी। मैं फिर से इसे फिजिकल देने जा रहा हूँ तो मैं होटल में रुकता हूँ। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे पास जब जाएंगे एसएसबी के पास, यहाँ से ऑटो मिलती है इजीली, 20-25 मिनट, हार्डली आधा घंटा लगता है, पहुँचा देता है। तो एसएसबी के पास एक एक पीजी था या फिर कुछ आश्रय स्थान था कुछ सरकारी जैसा। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे रुके थे और बोले थे कि ठीक ठाक था और काफ़ी सस्ता भी, सस्ता इन द सेंस कि 30 रुपये 50 रुपये ऐसे थे। और वहाँ पे 1-2 ओयो भी हैं पास में, ज़्यादा नहीं है, बस कुछ कुछ का है, तो आप ले सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये कि गोरखपुर पीएचडी करके ग्रुप बन जाता है। और इस टाइम भी बना होगा, मैंने ज्वाइन नहीं किया था वैसे। तो अब जब वो ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसमें जो बच्चे ऑलरेडी आते जाते हैं वो उस पर अपडेट करते जाते हैं कि यहाँ पे रुक सकते हो, वहाँ पे रुक सकते हो, क्या सीन चल रहा है क्या नहीं है ऐसे। तो यहाँ पे रुक सकते हो। मैं होटल में रुका था। होटल में मेरे को, मतलब पर्सनली मैं काफ़ी होटल विजिट किया था, तो वहाँ पे एक ग्रैंड कौशल इन करके है, और ये गेट नंबर 6 पे है। तो आप लोग यहाँ पे रुक सकते हो। अच्छा है, मतलब रूम मैंने 1000 रुपीज़ में लिया था, बट एक डॉर्मेटरी ये लोग प्रोवाइड करते हैं शायद 600 में या 500 में, वो भी ले सकते हो, वो भी अच्छा होता है। और यहाँ पे आप आओगे तो ये हो सकता है कि बोलें कि 1300 का रूम है, 1400 का है, ऐसे। तो आप बोलो कि मैं ऑलरेडी 1000 में रह चुका हूँ, तो ये लोग फिर आपको सिंगल रूम दे देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रहता है, मीन्स इन लोग का रूम काफ़ी सही है, और बाथरूम वाथरूम भी, तो आप आसानी से यहाँ पे फ्रेश हो सकते हो और फिर यहाँ पे जा सकते हो।
तो ये बात हो गया स्टेशन से डिस्टेंस एग्जैक्ट तो नहीं पता मेरे को, बट मेरे को लग रहा है 8 से 10 किलोमीटर, 8 से 12 मान लो, इतना ही है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। और हॉस्टल पीजी का मैंने बता ही दिया। ट्रांसपोर्टेशन का आपको इजीली बहुत ऑटो मिल जाएगी यहाँ से। नॉर्मल लोग बोलते हैं कि मेडिकल चौराहा जाओ और मेडिकल चौराहा से फिर एसएसबी के लिए जाओ, लेकिन इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस आप बाहर जाके स्टेशन पे खड़े हो जाओ या जहाँ भी हो, या किसी से होटल वाले से ही पूछ लो, बता देते हैं बहुत आसानी से, ऐसा कुछ लोड नहीं होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम से पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एसएसबी के पास से ऑटो नहीं मिलती है, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो, तो थोड़ा टाइम से पहले निकल जाएगा। थोड़ा मतलब कि आप 1 घंटा पहले भी निकलो तो बहुत मोर देन इनफ है। ऐसा नहीं कि 3 बजे निकल गए फिर वहाँ जाके बैठ रहे हो। और रिपोर्टिंग टाइम का 7 बजे दे रखा है, तो ये लोग मतलब समझ लो कि 8:30 या 9 बजे से रनिंग वनिंग सब शुरू कर दिया। लास्ट टाइम तो इन्होंने ऐसा ही किया था। उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया था, मतलब बैठा रखा था पूरे दिन। फिर मेडिकल के लिए 2 दिन लिया था इन्होंने, उसके बाद री मेडिकल किया था, तो वो अलग कहानी है, क्योंकि इस बार तो चेंज हुआ है। तो चेंज भी देख लेते हैं कि लास्ट टाइम क्या था कि पहले रिटन था, फिर फिजिकल था, और उसके बाद मेडिकल, और फिर इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। बस बट इस बार इन्होंने रिटन एग्ज़ाम किया है, फिर फिजिकल, फिर इंटरव्यू और फिर मेडिकल एग्ज़ाम। तो ये थोड़ा अच्छा भी है। एटलीस्ट जो मैक्सिमम बच्चे, जो जैसे मेरे टाइम पे 30 लोगों को बुलाया गया था, 30 लोगों को डेली रिपोर्ट करना था, 1 महीना चला था ये। और 30 में 23 लोगों ने रिपोर्ट किया था वहाँ पे, और 23 में 18 जो थे वो फिजिकल क्वालिफाई किए थे, और 18 मेडिकल के लिए गए थे, और उसमें 12 री मेडिकल हो गए थे। सोचो ये डेटा कितना खतरनाक है। मतलब 30 बच्चे में से 12, 30 बच्चे में से एक तरह से देखो तो बस 6 क्वालिफाई किए उस दिन। फिर 12 में बस मैं अकेला था जो ओवरवेट था, बाकी 11 लोग को आँख का प्रॉब्लम था, और सब लोग ऑलरेडी अपना रिपोर्ट लेके आए थे कि सर मेरा ऑलरेडी सब चेकड है, देख लो मैं 2 हॉस्पिटल से सब चेक करा के आया हूँ। फिर भी ये लोग वैलिड उसको नहीं मान रहे थे, खुद से ही चेक कर रहे थे लोग। तो ये सब सीन था। बट इस बार तो मेडिकल है ही नहीं, तो बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाते थे उनको पर्सनालिटी टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये रहा था मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का। और मैंने लिटिल बिट और मेडिकल बता ही दिया आपको कि मेडिकल में क्या क्या इशू आते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से कुछ बता भी दूंगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी भी लिख दूंगा, ताकि आप लोग कोई भी डाउट हो शॉर्ट टर्म के लिए तो पूछ सकते हो, बाद में फिर हटा दूंगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आई होप इट हेल्प्ड, और आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ हो जान के। मेनली यहाँ पे भाई माइंडसेट अपना ठीक करके रखना है कि डरना नहीं है, और वहाँ पे जाके अच्छे से ट्राई करना है। मेनली फिजिकल में वो रिजेक्ट होते हैं जो ओवरवेट हो, मान लो, जो मतलब पढ़ते पढ़ते नॉर्मली भाई एग्ज़ाम का इतना कंपटीशन है कि पढ़ना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटी छूट जाती है। तो जैसे मैं भी ओवरवेट था कम से कम 5-6 किलो से, बट किसी तरह मेरा हो गया था। मैंने कुछ कुछ प्रैक्टिस किया था, थोड़ा 1 महीने से तो कम ही हो पाया था, क्योंकि फिर मेरे को इंजरी हो गई थी। बट वही है कि अभी हम लोग काफ़ी यंग स्टेज में हैं, अभी इतना भी एज नहीं हुआ है हम लोगों का कि 100 मीटर 800 मीटर दौड़ ना पाएँ। लेकिन इतना लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप में या फिर यूट्यूब पे इतना लोग प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि बहुत टफ लगने लगता है। और वही आप दूसरे एग्जाम्स के बच्चों को देख लो तो भाई उनको तो और भी दौड़ना होता है, हम लोगों को तो 800 मीटर बस 3:45 में ही दौड़ना है, तो ये उतना भी टफ टास्क नहीं है। तो आपको बस क्या करना है, 100 मीटर में ध्यान रखना है कि भाई निकले, उसके बाद तो सीधा पहुंच जाना है अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा के। 800 में क्या ध्यान देना है कि शुरू में थोड़ा धीरे चले, फिर टाइमर के हिसाब से बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, और बीच में बहुत रुकने का मन करता है भाई, लगता है कि रुक जाते हैं, छोड़ो नहीं होगा, या फिर पैदल चल लेते हैं। तो भाई ये समझ लो कि जब ये जो जो डिस्क्वालीफाई होता है, जैसे कि 800 मीटर का रेस हुआ या 100 मीटर का कोई भी स्टेज, चारों इवेंट में से कोई भी इवेंट में जो क्वालिफाइड, एक बच्चे क्वालिफाइड हो गए, मतलब कुछ कैंडिडेट्स, और कुछ कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो गए। तो क्वालिफाइड का अलग से फ़ोटो क्लिक करते हैं ये लोग, और डिस्क्वालीफाई का अलग से फ़ोटो क्लिक करते हैं। मतलब वहाँ को लिटरली आपको जलील किया जाता है, डिस्क्वालीफाई का बैनर दे के, और आप लोगों को पोस्टर, आप लोगों को मतलब फ़ोटो खिंचाया जाएगा, और जो क्वालिफाई हैं उनको फिर ये देख के कि क्वालिफाइड हैं, फिर फ़ोटो खिंचाया जाता है। ये सारे इवेंट में होता है, पहले 100 मीटर में, फिर 800 मीटर में। और जो डिस्क्वालीफाई होते हैं उनको भी बैठा के रखते हैं शाम तक, और फिर छोड़ते हैं सब। तो ये सब नहीं करना है कि फालतू में प्रेशर लेके और डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है 800 मीटर में। लॉन्ग जंप में थोड़ा अगर अगर आपने जंप नहीं कर रखा तो थोड़ा इशू हो सकता है, बट वही है कि आप थोड़ा 3 चांसेस मिलते हैं भाई, तो वो लोग पहले मार्क करने को भी देते हैं कि अपने हिसाब से पहले पैदल चल के मार्क कर लो, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। एक एक चांस वेस्ट कर सकते हो बस ऐसे ट्राई करने के लिए, बाकी 2 चांस अच्छे से कर सकते हो। बट ये तो अच्छे से करना ही है। उसके बाद शॉर्ट पुट के बारे में बात करें हम लोग, तो शॉर्ट पुट में रेयरली ही कोई रिजेक्ट होता है, मीन्स मैक्सिमम तो कर ही जाते हैं। कुछ लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं क्योंकि ऐसे बाहर चले जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। बट वही कि 3 चांसेस मिलते हैं, तो इन लोगों को सुधरने का मौका मिल जाता है। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये कितने कितने कैंडिडेट्स का एक साथ होता है। तो जैसे मैंने बताया कि
डिपेंड करता है नंबर पे। जैसे मेरे टाइम 30 लोगों को बुलाया गया था तो उसमें 23 आए थे। तो 23 में लेट से कि जो 100 मीटर पहले, सबसे पहले 100 मीटर का इवेंट होता है। तो हाँ, यहाँ पे हाइट का भी चेक किया जाता है। जैसे दूसरे बैच में एक बंदा था तो 166 चाहिए होता है, तो वो तो बोला था कि उसका नॉर्मली 167 है, बट वो लोग थोड़ा कम ही मेजर करते हैं। मेरा भी एक आधा इंच कम ही मेजर किया था, तो उसके चलते उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था उसको। तो यहाँ पे वेट और हाइट जो भी मीन्स मेंशन्ड है डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पे इस बार तो बीएमआई का कोई इशू नहीं होना चाहिए। मेरे को तो बीएमआई के चलते ही री मेडिकल दे दिया था, क्योंकि मेडिकल तो बाद में होगा और उस समय देखा जाएगा। बट हाइट के चलते तो ऑफकोर्स हाइट और चेस्ट जो होता है, जो डॉक्यूमेंट में मेंशन है, उसके चलते यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद 100 मीटर का हुआ था, तो इसमें 3 बार में भगाया था, लेट से कि 8-8-8 करके। और इसमें 2 लोग फिर डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो लेट से कि 21 लोग बचे। तो उसके बाद फिर 10 और 11 करके मतलब भगाया था। तो डिपेंड करता है नंबर कितना, ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, 8-9-10 ऐसे ही लोग होते हैं, और ट्रैक भी बड़ा होता है, तो कुछ ऐसा कुछ इशू नहीं होता है। बाकी लास्ट में आपको थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना बेस्ट देना। जो भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपको ही पता है, और बार बार सुने होगे कोट श्री कृष्ण का। तो इसको आपको पूरा एफर्ट करना है, पूरा मेहनत करना है। बाकी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो इतना सोचना नहीं है उसके बारे में। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो मैं अपना ईमेल आईडी कुछ टाइम के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कुछ भी टाइम मेल कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू एंड गुड लक।